हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय राजनीति की जो सबसे बड़ी समस्या है वह है क्षेत्रीयतावाद। क्षेत्रीयतावाद का अर्थ होता है देश की अपेक्षा उसके किसी क्षेत्र विशेष से प्रेम, या जिस क्षेत्र में जिस राज्य का वह भाग है उस राज्य की अपेक्षा उस क्षेत्र विशेष से प्रेम करना। क्षेत्रीयता का अर्थ देश के मुकाबले में किसी विशेष क्षेत्र के साथ प्रेम से है। यह वह संकीर्ण भावना है जिसमें किसी भी राज्य अथवा किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोग सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, भाषाई, सांस्कृतिक और कुछ अन्य कारणों से राष्ट्र की तुलना में अपने क्षेत्र विशेष के प्रति अधिक भक्ति और लगाव रखते हैं, उनके साथ अथवा उनके अलग अस्तित्व की मांग करते हैं। स्वतंत्रता की प्राप्ति से लेकर आज तक यह समस्या भारतीय राजनीति को निरंतर रूप से प्रभावित करती आ रही है और राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में एक बड़ी बाधा बन गई है। कोई भी मनुष्य जहाँ जन्म लेता है या जहाँ अपना जीवन व्यतीत करता है उस स्थान के प्रति उसका लगाव होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा अपने क्षेत्र विशेष को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक दृष्टि से सशक्त और उन्नत बनाना विकास प्रक्रिया का एक स्वाभाविक और अभिन्न अंग हो सकता है। लेकिन जब यह भावना और लगाव ही अपने क्षेत्र विशेष तक सिमटकर अत्यंत संकीर्ण रूप धारण कर लेती है तो क्षेत्रवाद की समस्या उत्पन्न होती है। क्षेत्रवाद की अवधारणा। क्षेत्रवाद क्या है? क्षेत्रवाद, जैसा कि हमने बताया है कि अपने क्षेत्र विशेष से ही प्रेम करना या उसके प्रति लगाव रखना क्षेत्रवाद है। क्षेत्रवाद एक विचारधारा है जिसका संबंध ऐसे क्षेत्र से होता है जो धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागृत होती है या ऐसे क्षेत्र की पृथकता को बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहती है। इसमें राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक और भाषाई आधार पर क्षेत्रों का विभाजन इत्यादि से संबंधित मुद्दों को शामिल किया जा सकता है। जब क्षेत्रवाद की विचारधारा को किसी क्षेत्र विशेष के विकास से जोड़कर देखा जाता है तो यह धारणा नकारात्मक बन जाती है। क्षेत्रवाद के उदय के कारण क्षेत्रवाद किस वजह से उत्पन्न हो रहा है तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर क्षेत्रवाद कोई नवीन विचारधारा नहीं है, प्राचीन समय से लेकर वर्तमान परिदृश्य तक समय समय पर ऐसे अनेक कारण रहे हैं जिन्होंने क्षेत्रवाद के उदय के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनमें से कुछ आगे हम पढ़ेंगे। तो क्षेत्रवाद की अगर हम बात करें तो क्षेत्रवाद 3 तरह का होता है: भाषाई क्षेत्रवाद, रक्षक क्षेत्रीयता और अलगाववादी क्षेत्रीयवाद। भाषाई क्षेत्रवाद वह होता है कि भाषा के आधार पर अपने आप तक को सीमित रखना, वह भाषाई क्षेत्रवाद है। और इसके अलावा रक्षक क्षेत्रीयतावाद ऐसा क्षेत्रीयतावाद कह सकते हैं कि राज्य के जो भाषाई लोगों को सरकारी सेवाओं देने का जो आंदोलन यह कहकर चलाया जाता है कि उनका उद्देश्य अपने प्रदेश के लोगों की हितों की रक्षा करना है। महाराष्ट्र में शिवसेना, नवनिर्माण सेना की गतिविधियां, असम में अखिल असम संघ परिषद की गतिविधियां इसके उदाहरण हैं। रक्षक क्षेत्रवाद से अभिप्राय होता है किसी राज्य के स्थानीय लोगों द्वारा अपने हितों की रक्षा के लिए उस राज्य में रहने वाले अन्य राज्यों के लोगों के विरुद्ध आंदोलन करना। इस तरह देश में रक्षक क्षेत्रवाद को समीप रखते हुए कई राज्यों में उस राज्य के निवासियों को ही सरकारी नौकरियों पर लगाने हेतु प्रयास किए गए हैं। अगला होता है अलगाववादी क्षेत्रवाद। तो अलगाववादी होता है कि तमिलनाडु में और पूर्वोत्तर भारत में की अगर बात की जाए तो नागालैंड, मिजोरम, मेघालय ऐसे क्षेत्रों में भारत से पृथक स्वतंत्र राज्य कायम करने का पृथकतावादी या अलगाववादी आंदोलन चला था। आगे चलकर यह आंदोलन शांत हो गया और उसका समुचित हल निकाला गया। लेकिन इस समस्या का भी यह अलगाववादी और पृथकतावादी क्षेत्रीयवाद का सबसे घृणित रूप जम्मू कश्मीर में देखा जा सकता है।
हम बात कर रहे थे क्षेत्रवाद के उदय के कारणों में। तो सबसे पहले भाषाई आधार पर क्षेत्रवाद। भाषाई आधार पर लोगों को एकीकृत करना, फिर किसी क्षेत्र का गठन करना क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने वाले कारणों में से एक है। भाषाई विवाद स्वतंत्रता से पूर्व भी प्रमुख राजनीतिक मुद्दा रहा है। वर्ष 1920 में कांग्रेस पार्टी द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग की गई। वर्ष 1927 में नेहरू रिपोर्ट में इस मांग को फिर से दोहराया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सबसे विवादित विषय भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन था। अतः इस विवाद को समाप्त करने के लिए वर्ष 1948 में आयोग का गठन किया गया, धर आयोग का गठन किया गया। इसके बाद जेवीपी समिति ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की। इसी क्रम में अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर पहले राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। आंध्र प्रदेश की जो स्थापना है वह भाषाई आधार पर ही हुई है। भाषाई आधार पर राज्यों की मांग को पूरा करने के लिए वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। इसके अलावा धर्म के आधार पर क्षेत्रीयतावाद। धर्म को क्षेत्रवाद के प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा धर्म का राजनीतिकरण कर लोगों से क्षेत्रीय विकास के वादे किए जाते हैं, जो देश की क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता के लिए हानिकारक है। धर्म के आधार पर क्षेत्रवाद को बढ़ावा देना लोगों के उन धार्मिक विश्वासों और मान्यताओं के साथ खिलवाड़ करना है जो संविधान द्वारा उन्हें मूल अधिकारों के रूप में प्रदान किए गए हैं। आर्थिक असंतुलन के आधार पर क्षेत्रीयतावाद। असमान आर्थिक विकास क्षेत्रीय असमानताओं को बढ़ावा देने में सहायक होता है, जो क्षेत्रवाद को भी प्रोत्साहित करता है। देश में कई राज्यों के अंदर ही आर्थिक असंतुलन की स्थिति देखने को मिलती है, यानी कि एक ही राज्य के दो क्षेत्रों में संसाधनों के वितरण में विषमता एक ऐसी स्थिति है जो राज्य की सीमा के अंदर ही असंतोष को जन्म देती है और इससे क्षेत्रवाद की समस्या उत्पन्न होती है। यह आर्थिक असंतुलन एक राज्य के भीतर ही नहीं बल्कि दो या अधिक राज्यों के बीच, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक में विकास का स्तर उड़ीसा, बिहार से कहीं अधिक है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में यह अंतर और भी अधिक दिखाई देता है। राजनीति के आधार पर क्षेत्रीयतावाद। भारत में क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने में राजनीति को भी एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में देखा जाता है। यदि राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत में क्षेत्रवाद की समस्या को बल राजनीतिज्ञों द्वारा, नेताओं द्वारा ही मिलता है। वर्ष 1968 में पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग नक्सलवादी क्षेत्रों में विद्रोह से चिंतित होकर केंद्र सरकार द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा देने के निर्णय को राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के रूप में माना। जनता पार्टी के शासनकाल में गो हत्या प्रतिबंध के विषय पर केंद्र और तमिलनाडु, केरल, पश्चिमी बंगाल की सरकारों के बीच उत्पन्न विवाद को उग्र क्षेत्रवाद का ही उदाहरण माना जा सकता है। क्षेत्रीय संस्कृति और नृजातीय पहचान के आधार पर क्षेत्रीयतावाद। विभिन्न जनजातियों द्वारा अपनी नृजातीय पहचान को सुरक्षित बनाए रखने का प्रयास करना भी क्षेत्रवाद को बढ़ावा देता है, जैसे कि बोडोलैंड और झारखंड में जनजातीय आंदोलन। वहीं अपनी पृथक धार्मिक पहचान को बनाने के लिए पृथक खालिस्तान की मांग जैसे देशव्यापी मुद्दा भी क्षेत्रवाद की भावना को बढ़ावा देता है। क्षेत्रवाद से उत्पन्न समस्याएं और चुनौतियां। बार बार नए राज्यों के गठन से देश की एकरूपता एवं अखंडता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब तक गठित नए राज्यों में भी एक ऐसा नया राज्य सामने नहीं आया है जिसके गठन के बाद विकास दर में अभूतपूर्व वृद्धि हुई हो। क्षेत्रवाद के कारण केंद्र राज्य संबंधों पर भी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है।
क्षेत्रवाद से गठबंधन की राजनीति को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे क्षेत्रों के विकास के लिए नीति निर्माण या फिर इन नीतियों का क्रियान्वयन करने में असुविधा उत्पन्न होती है। क्षेत्रवाद के परिणाम स्वरूप अनेक क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ है, जिसके चलते प्रत्येक क्षेत्र के हित समूह अर्थात नेता, उद्योगपति, राजनीतिज्ञ अपने अपने क्षेत्रीय विकास को ही प्राथमिकता देते नजर आए हैं। क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा क्षेत्रीय विकास के वादे कर लोगों के धार्मिक विश्वास का प्रयोग वोट बैंक के तौर पर किया जाता है, जिसके चलते देश में सांप्रदायिकता एवं हिंसा का माहौल पैदा होता है। क्षेत्रवाद के कारण देश में अलगाववाद की भावना को बढ़ावा मिलता है। समय समय पर हमें अनेक कुछ उदाहरण भी देखने को मिलते हैं, जैसे अल्फा में गुट का गठन, मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की गतिविधियां आदि क्षेत्रवाद और अलगाववाद की भावना से प्रेरित हैं। इसके अलावा भी जैसे कि विभिन्न क्षेत्रों के बीच जो संघर्ष और तनाव होता है, वो क्षेत्रीयवाद का या क्षेत्रीयता की समस्या है। राज्य और केंद्रीय सरकारों के संबंधों के बीच जो दूरी बनती जा रही है, स्वार्थी नेतृत्व और संगठन का विकास, भाषा की समस्या का अधिक जटिल होना, राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती, अलगाववाद की भावना, असंतुलित आर्थिक विकास, राजनीतिक अवसरवादिता, सहकारी संघवाद को चुनौती आदि ऐसी समस्याएं हैं जिनसे क्षेत्रवाद की भावना प्रबल हो रही है। क्षेत्रवाद की भावना इस प्रकार बढ़ती रही तो वह दिन दूर नहीं जब भारत फिर से छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा और फिर यहाँ अधिनायक तंत्र स्थापित हो जाएगा। क्षेत्रीयवाद की समस्याओं का समाधान करने हेतु कुछ उपाय बताए गए हैं, जैसे कि सबसे पहला है शिक्षा के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण का विकास कर लोगों और आने वाली पीढ़ियों में क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम के प्रति जागरूकता का विकास किया जा सकता है। राज्यों को मिलकर एक दूसरे के विकास में भागीदार के रूप में साथ आना होगा। उदाहरण के तौर पर जिस प्रकार पंजाब हरियाणा के थर्मल पावर स्टेशनों को बिजली निर्माण के लिए जरूरी कोयले की आपूर्ति झारखंड और ओडिशा से होती है। राज्यों की समस्याओं एवं ज़रूरतों को समझने के लिए नीति आयोग को और बेहतर तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है। अनुच्छेद 263 में बताया गया है, अंतर्राज्यीय परिषद जिनका गठन राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों के समाधान हेतु एक परामर्शकारी संस्था के तौर पर किया गया है। राज्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर राज्य सरकारों को ध्यान देने की आवश्यकता है। सभी क्षेत्रों का समान विकास किया जाना चाहिए ताकि कोई भी राज्य स्वयं को विकास प्रक्रिया से अलग महसूस न कर सके। सभी संविधान में वर्णित क्षेत्रीय परिषदें जो कि संवैधानिक निकाय हैं, इनका गठन देश के प्रत्येक हिस्से में राजनीतिक समन्वय स्थापित करने, विभाजन के बाद के प्रभावों को दूर करने और क्षेत्रवाद भाषावाद को रोकने के उद्देश्य से किया गया था, ताकि देश के समग्र विकास के साथ साथ इसकी एकता और अखंडता को बनाए रखने हेतु ये परिषदें अपने सुझाव समय समय पर प्रस्तुत कर सकें। इन परिषदों द्वारा दिए गए सुझावों पर त्वरित अमल करने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार द्वारा प्राकृतिक एवं खनिज संसाधनों का बंटवारा राज्यों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार की वे सभी योजनाएं जो आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों पर केंद्रित हैं का क्रियान्वयन और उनकी निगरानी सही ढंग से की जानी चाहिए। राष्ट्रीय एकता को इसके अलावा राष्ट्रीय क्षेत्रीयता की समस्या को दूर करने में राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रबल करना, अंतर्राज्यीय जो झगड़े हैं उनका जल्दी से समाधान करना, सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास, आर्थिक विकास करना, सभी वर्गों के हितों की सुरक्षा करना, राष्ट्रीय दृष्टिकोण वाले राजनीतिक दलों का विकास करना, शैक्षिक संस्थाओं में सुधार करना, शिक्षा प्रणाली में सुधार करना
और भाषा संबंधी जो भी विवाद हैं उन्हें जल्दी समाप्त करना। यही इन सभी समस्याओं का समाधान करते हुए ही एक अतुल्य भारत या एक बहुत ही आदरणीय भारत का निर्माण किया जा सकता है। क्षेत्रवाद की विचारधारा को समझने के साथ साथ हमें इस बात पर भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, उसके बाद मराठी, गुजराती, पंजाबी इत्यादि। हमें अपने व्यक्तिगत हितों को नज़रअंदाज करते हुए देश की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता का सम्मान करना चाहिए। वर्तमान परिदृश्य में हमें क्षेत्रवाद के स्वरूप को समझने की आवश्यकता है। यदि क्षेत्रवाद का स्वरूप विकास से जुड़ा है और यह लोगों के विकास को लिए प्रेरित करता है तो यह सही है। इसके परिणाम स्वरूप सकारात्मक होने चाहिए, न कि नकारात्मक। क्षेत्रीय विकास के साथ साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि क्षेत्रवाद राष्ट्रवाद से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि क्षेत्रीयता की जो भावना है राष्ट्रीय हितों से टकराती है तो देश की एकता और अखंडता के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है। आज भी क्षेत्रीयता की समस्या मुंह खोले खड़ी है, इसलिए प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य है कि वह अपने संकीर्ण विचारों को छोड़कर राष्ट्र के हितों की ओर विशेष ध्यान दे। क्षेत्रीयता की भावना राष्ट्र को बहुत कमज़ोर करती है तथा उस राष्ट्र की शाखा विश्व की राजनीति में कमज़ोर पड़ जाती है। विश्व की राजनीति में भारत एक अच्छा स्थान प्राप्त कर सके, इसके लिए सभी भारतीयों को प्रेम और शांति के साथ रहना चाहिए। आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।